Hello everyone, welcome in English class. So today we will read our poem When I Set Out for Lyonesse. It is the seventh poem of your reader book. So without wasting our time, shall we start our poem? The name of the poem is When I Set Out for Lyonesse. The poet of the poem is Thomas Hardy. First of all, introduction of the poet. So Thomas Hardy was an English poet and a novelist. He was born in 1840 and he was died in 1927. He was more famous for his novels in his lifetime, but later generations have admired his poetry more. So in this poem, Hardy has turned a real place into a mythical place called Lyonesse. It is a place mentioned in the King Arthur legend, which is now believed to have been submerged in the sea. So the poet wants to give the quite magical place and the incident a magical touch. So because the actual experience seemed quite magical to him. So the repetition of the first two lines at the end of the stanza intends to bring out the dreamy fluid quality of the experience. So he does not directly say what actually happened there, probably to avoid jinxing it, as he still was not sure he would succeed in his mission. So but he does believe that the experience has changed his life. इस पोएम के अंदर जो मिस्टर हार्डी हैं, मतलब जो पोइट हैं, उन्होंने एक रियल प्लेस को एक इमेजिनरी प्लेस के रूप में रिप्रेजेंट किया है. ये जो है उनका मानना है कि ये जो जिस प्लेस की बात कर रहे हैं ये मर्ज हो गई थी बाद में सी के अंदर, मतलब अब वो हाल फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, वो मिक्सअप हो गई, किसके अंदर सबमर्ज हो गई, किसके साथ मिल गई, वो सी के अंदर मिल गई. पोइट जो है वो अपने इस इंसिडेंट को एक मैजिकल टच देना चाहता है, इसलिए उसने बार बार एक ही जो सेम लाइन है उसका हर अपने पैराग्राफ और स्टेंजा के लास्ट में उसने अपने लाइन का यूज किया है. फर्स्ट टू लाइन्स का उन्होंने बार बार रिपीट किया है और वो लास्ट में, क्योंकि उन्होंने बार बार ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वो अपने किसी मिशन में मतलब इस मिशन में पूरा कर पाएंगे. बट ही डज बिलीव दैट, लेकिन उनका मानना था कि जो उनका एक्सपीरियंस था उस जगह तक जाने का, जिनका उन्होंने वो उनका मानना है कि वो एक्चुअल में नहीं है, लोग गए थे लेकिन उनको मैजिकल टच देने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है. तो उनका ये मानना, मतलब उनको बिलीव नहीं हुआ कि वहाँ से जब वो वापस लौटे तो उनकी जो पूरी जो लाइफ थी, वो एंटायर जो लाइफ थी वो पूरी चेंज हो गई थी. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. नाउ द समरी ऑफ द पोएम. आफ्टर द समरी वी विल रीड द पोएम line by line. Okay, first of all the summary. The poet describes in the poem three phases of an incident. यहाँ पे three phases के अंदर एक incident को represent किया गया है. He describes his condition before the event. सबसे पहले तो event होने से पहले वाली जो condition थी उसको दिखाया गया है. During the event, दूसरा जो सीन है वो है कि उस इवेंट के दौरान क्या हुआ, एंड थर्ड वन इज आफ्टर द इवेंट, और इवेंट के आफ्टर में क्या हुआ, ये पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है. When he set out for Lyonesse, it was a journey of 100 miles. जब वो मतलब निकले Lyonesse के लिए, ये 100 माइल्स की एक जर्नी थी. तो फर्स्ट में तो क्या होगा कि वो जर्नी पे जाने से पहले क्या हुआ, सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर क्या होगा कि जर्नी के पे वहाँ पे क्या हुआ, और लास्ट में होगा कि जर्नी से आने के बाद क्या इफेक्ट उसके हुए. सो इट वॉज वेरी कोल्ड एंड द फ्रॉस्ट वॉज ऑन द ट्री ब्रांचेस एंड लीव्स. उस दिन जब वो निकले ल्यानेस के लिए, जब निकल रहे थे तो चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, इवन पत्ते वगैरह सब कवर थे बर्फ से ही. He traveled through the night all alone with only the stars of company. जो वो निकले तो उनके साथ कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेले थे, सिर्फ रात थी और रात में जो तारे थे वो उनके उस समय साथी थे. Something unforeseeable happened in Lyonesse. और अचानक से ल्यानेस के अंदर कुछ अजीब हुआ. We don't know what happened. हम नहीं जानते क्या हुआ. But the poet is very surprised. लेकिन जो poet था वो बहुत ज़्यादा surprised हो गया था. That no prophet or wizard told him or warned him about what would happen with him at Lyonesse. क्योंकि उसमें किसी भी जादूगर ने, किसी भी
विजार्ड ने उसको नहीं बताया था कि वहाँ पर लियोनेस के अंदर क्या होने वाला है। When he returned, he was already a changed person. जब वो वापस लौटे तो बिल्कुल से पूरी तरीके से वो बदल गए थे। There was magic in his eyes. उनकी आंखों में चमक, उनकी आंखों में एक जादू था। And people who saw him got very awed by it. और उसको देखकर लोग बहुत अचंभित हो रहे थे। Nobody said anything, but his radiance was pure. कोई कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी जो चमक थी वो बिल्कुल प्योर थी and very deep, और बहुत गहराई से थी। So at that time when he returned from लियोनेस, जब वो लियोनेस से वापस आए थे उस टाइम पे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सच्चाई थी, मतलब चमक थी जो सब देख पा रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। So this is the summary of the poem. So now without wasting our time, we will read our poem line by line, and we explain it also. So now the stanza first. When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonesse, 100 miles away. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लाइन को लास्ट में 2 बार रिपीट किया गया है यहाँ पे, जो ये है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस एंड 100 माइल्स अवे, ये आपको हर स्टेंजा के अंदर मिलेगी। ओके, ये सिर्फ उसको एक मैजिकल टच देने के लिए यहाँ पे पोएट ने इसको यूज किया है। सो नाउ द स्टेंजा फर्स्ट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा फर्स्ट इज द पोएट मेंशन लियोनेस एज अ प्लेस 100 माइल्स अवे। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर पोएट ने लियोनेस को एज अ प्लेस रिप्रेजेंट किया है, एक ऐसी जगह जो जहाँ पोएट जहाँ रहता है वहाँ से वो 100 माइल्स दूर है। दिस इज एन अटेम्प्ट टू प्लान मिथ एंड ट्रुथ बाय द पोएट। ये जो है फर्स्ट स्टेंजा के अंदर वो यहाँ पर सच्चाई को और अंधविश्वास को, मिथ यानी कि मिथ्या को भी मिक्सअप करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ही सेज ही सेट आउट फॉर दिस प्लेस, वो कह रहे हैं कि मैं उस जगह पे जाने के लिए निकला। देयर वॉज फ्रॉस्ट एंड स्नो एवरीवेयर, जब वो वहाँ से निकल रहे थे उस जगह पे जाने के लिए तो चारों तरफ क्या थी, सिर्फ बर्फ ही सब कुछ जमा हुआ था। ट्रीज, ब्रांचेस, लीव्स, सब के ऊपर क्या थी, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ये मतलब एक आपको एक पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए सारी चीजें उसने ऐसे बताई हैं। सो इट वॉज द नाइट टाइम, और वो कब का समय था, रात का समय था। एंड ही एज ही जर्नीड देयर अंडर द स्टारलाइट, अब क्योंकि रात का टाइम था तो उसकी कंपनी किसने दी, स्टार्स ने दी, स्टार और मून ने उसको कंपनी दी, वो उसके साथ साथ चल रहे थे। ही फेल्ट वेरी लॉन्सम, वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे थे और लोनली, और मतलब बिल्कुल अकेले थे। परहैप्स ही विश्ड फॉर सम कंपेनियनशिप इन दिस लॉन्ग नाइटली जर्नी, लेकिन इसके बाद भी वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाए उनके साथ चलने के लिए, जिससे उनका जो रास्ता था वो आसान हो सके, उसको लंबा ना लगे, इस तरीके से। सो दिस इज द समरी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा फर्स्ट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। यहाँ पे जो पोइट है वो अब ये वाला जो पार्ट है ये है आपका इवेंट होने से पहले वाला पार्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया समरी के अंदर कि ये जो पोएम है पूरी 3 इवेंट्स के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट इवेंट होगा कि जो इवेंट से होने वाला पहले जो उसकी प्रिपरेशंस हैं या जो भी कुछ होता है क्या हुआ वो। देन आएगा इवेंट के ड्यूरिंग टाइम, जो था जब इवेंट चल रहा था तब क्या हुआ, एंड एट द लास्ट आएगा कि इवेंट होने के बाद लास्ट में क्या हुआ। ओके, तो ये है इवेंट होने से पहले वाला। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जब वो लियोनेस के लिए निकल रहे थे तो वहाँ पर क्या था, सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी, मतलब कोई भी उनकी कंपनी में उनका साथ देने के लिए उनका कंपनी का कोई भी नहीं था। सिर्फ उनका जो उनकी कंपनी थी सिर्फ वो क्या थी, स्टार्स थे, क्योंकि रात हो रखी थी, रात के समय वो निकले थे और जो चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। ओके, सो नाउ द सेकंड स्टैंजा, व्हाट वुड behance at Lyonesse, while I should sojourn there, no prophet doth declare, nor did visit wisest wizard guess. What would behance at Lyonesse, while I should sojourn there? Here, behance means यहाँ पे है by chance। ओके, पोएटिक इफेक्ट देने के लिए इस वर्ड को चेंज किया गया है।
बाई चांस को यहाँ पे बी चांस बोला गया, हैपन बाई चांस, कुछ भी जब बाई चांस होता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए जब अचानक से हो जाता है कोई चीज इवेंट, उसको हम बोलते हैं बाई चांस। तो यहाँ पे बाई चांस को ही एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए बी चांस यहाँ पे यूज किया गया है, BECHANCE, बी चांस। ओके, सो नाउ द सेकंड स्टेंजा एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट व्हेन ही सेट आउट ही हैड नो आइडिया व्हाट वुड हैपन देयर। अब पोएट क्या कह रहे हैं, अब वो इवेंट आ रहा है कि जब वो ड्यूरिंग इवेंट जो चल रहा है, कि अब इवेंट जब स्टार्ट हो गया तो क्या क्या हुआ। अब पोएट क्या कह रहा है कि जब वो वहां के लिए निकले, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था उस जगह के बारे में कि वहां पे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या मुझे देखने को मिलने वाला है। सो दिस इज यूजुअली द केस इन एवरीथिंग वी डू, और ये वही चीज है बिल्कुल जो लगभग हमारे साथ होती है। मतलब हमें फ्यूचर के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता होता। सपोज हम कहीं जाने वाले हैं तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे हमारे साथ क्या इंसिडेंट हो सकता है। मतलब इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि ये वही नॉर्मल चीजें हैं जो लगभग अमूमन हम लोगों के साथ होती हैं, कि हमें नहीं पता होता कि आगे हम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या होने वाला है। सो बट सिंस दिस स्टेट टर्न आउट टू बी सो प्रीशियस, इट इज अ सरप्राइज हाउ टू प्रॉपर डिक्लेयर इट्स अराइवल। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो समय था, लेकिन ये जो चीज थी बहुत ज्यादा प्रीशियस थी मेरे लिए, बहुत ज्यादा अमूल्य थी, क्योंकि इट इज अ सरप्राइज, एक बिल्कुल एक अचंभित करने वाली चीज थी कि हाउ हाउ नो प्रॉफिट डिक्लेयर इट्स अराइवल, कि किसी भी जादूगर ने, किसी भी पंडित ने भविष्यवाणी नहीं की थी उसके वहां आने की। नॉट द वाइजेस्ट विजार्ड डिड गैसेस, इवन जो जो सबसे चतुर विजार्ड जो था, जादूगर जो था, उसने भी क्या नहीं किया था, मतलब जो चुड़ैल भूतनी वगैरह उसने, उन्होंने भी गेस नहीं किया था कि मेरा अराइवल वहां पर होने वाला है, कि मतलब मैं लियोनेसे में आने वाला हूँ। सो व्हाट वुड हैपन इन लियोनेसे व्हाइल ही स्टेड देयर। अब वहां पर क्या हुआ जब वो लियोनेसे में उन्होंने स्टे किया, जो वहां पर रुके। सो इस टोन ऑफ स्पीकिंग इज हिस्टोरिकल, उनकी जो बोलने की जो आवाज थी, जो टोन थी उनकी ये सारी चीजें बताने की, वो बिल्कुल एक हिस्टोरिकल थी, मतलब रहस्यमयी आवाज, एक रहस्यमयी तरीके से मतलब वो इसको बता रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैजिकल इफेक्ट डालने की कोशिश की गई है इस पोएम के अंदर। सो ही मीन्स टू इंटीट he is still dazed by the great thing that happened to him there. He still finds it quite incredible. He means to indicate, वो उनका कहने का मतलब है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बड़ी चीज that happened to him there, वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा उनके साथ हुआ। He still finds it quite incredible, जिसे कि वो बिल्कुल ही मतलब सरप्राइजिंग मानते हैं बिल्कुल। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा सेकंड, जिसके अंदर की पोएट जो है ये कह रहा है कि मैं वहाँ पर लियोनेसे के अंदर जाने वाला था, मैं लियोनेसे पहुँचने वाला था, इस चीज के बारे में किसी ने भी कोई भविष्यवाणी नहीं की, वहाँ पे किसी को भी पता नहीं चला कि मैं वहाँ आने वाला हूँ। वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कुछ अजीब, कुछ सरप्राइजिंग सा कुछ उनके साथ हुआ। नाउ द स्टैंजा थर्ड, When I returned from Lyonesse, अब उन्होंने कंप्लीटली बताया नहीं कि वहां पे उनके साथ क्या हुआ। अब वो वापस आ रहे हैं लियोनेस से। देखो, फर्स्ट वाले स्टेंजा के अंदर इवेंट था कि इवेंट होने से पहले क्या हुआ, सेकंड स्टेंजा के अंदर आया कि इवेंट में क्या हुआ, और अब है कि इवेंट के बाद का जो सिस्टम होगा वो आपको पता चलेगा। सो नाउ द स्टेंजा थर्ड, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माय आई, all marked with mute sunrise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonesse with magic in my eyes. इसके अंदर रेडियंस का मतलब होता है ग्लो, उनके जो चेहरे पर, उनकी आंखों के अंदर जो चमक थी उसके लिए बात कर रहे हैं। एंड फ्रॉमलेस मतलब होता है ऑफ अनमेजरेबल डेप्थ, मतलब वो इतनी गहराई जिसको कोई नाप ना सके। ओके, so now the explanation of the third stanza. The poet says that when he returned from Lyonesse, अब इस थर्ड स्टेंजा के अंदर पोएट कह रहा है कि जब मैं लियोनेस से वापस आया, he was a changed person, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुके थे। His eyes seemed to hold magic, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे उनके अंदर कोई जादू छुपा हुआ हो, कि अब वो एक पूरे मतलब एक उनके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स उनके पास आ गई हो, इस तरीके की उनकी आंखें थी। Everybody who saw him noticed something was greatly different with him. जो भी मतलब मुझे, जब वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं लियोनेस से वापस आया, जो भी मुझे देख रहा था उसे समझ में आ रहा था कि जो मैं पहले गया था मैं अब वैसा नहीं हूँ,
मतलब मेरे बिहेवियर के अंदर, मेरे अपीयरेंस के अंदर कुछ चेंजेस थे जिसे सर नोटिस तो कर रहे थे बट आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे थे। सो दे एक्सपेक्टेड सम ग्रेट इवेंट बट नोबडी सेड एनीथिंग। तो सबको लगा कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है मेरे साथ में, बट कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सो दे kept quiet and watched the poet who seemed to be radiating with a rare and deep happiness। अब सब चुपचाप सिर्फ उसकी तरफ देखे जा रहे थे, उसको देखे जा रहे थे। उसकी आंखों के अंदर जो चमक थी, उसकी आंखों के अंदर जो ग्लो थी, जो रेडियंस जो था, सिर्फ उसकी तरफ खींचे जा रहे थे, उसकी तरफ देखे जा रहे थे। सबको फील हो रहा था कि कुछ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा इनके साथ हुआ है, पोएट के साथ में। बट किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके जो डिफरेंसेस थे, जो लियोनेस जाने से पहले का जो डिफरेंस था वो, और लियोनेस के आने के बाद का जो डिफरेंस था उनके ह्यूमन नेचर के अंदर या अपीयरेंस के अंदर जो भी था, उसको सब नॉर्मल जस्ट जितने पीपल थे सब उसको नोटिस तो कर रहे थे, लेकिन बोल कोई कुछ भी नहीं आता। चुपचाप सिर्फ उसके चेहरे के अंदर, चेहरे के ऊपर जो ग्लो था, आंखों के अंदर जो रेडियंस थी, सिर्फ सबका ध्यान उसके ऊपर था। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। यहाँ पर इफेक्ट डाला गया है, मैजिकल इफेक्ट। उनका कहने का मतलब है कि वो जब लियोनेस के लिए जहाँ गए थे, वो लियोनेस जगह चमत्कारी जगह थी। ओके, लियोनेस को यहाँ पे उन्होंने एक मैजिकल प्लेस बताया है कि जहाँ पर जाने के बाद उन्हें नहीं पता उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उनके पास बहुत ही मैजिकल पावर्स उनके अंदर आ गई और सब लोग उनसे डर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उनकी आंखों के अंदर एक जादू था, मतलब अब उनके पास मैजिकल पावर्स आ गई थी। तो उन्होंने सिर्फ एक मैजिकल इफेक्ट डालने के लिए इस तरीके की बातें की हैं। उनका मानना था कि वो जिस जगह पर गए थे वो एक्चुअल में थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सबमर्ज हो गई थी सी के अंदर। सो इसलिए सिर्फ उन्होंने एक मैजिकल इफेक्ट डालने के लिए इस तरीके की बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। सो वर्किंग विद द poem, question number first, in the first stanza find words that show। आपको फर्स्ट स्टेंजा के अंदर वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जो इसको शो करते हो, जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसके से मिलते जुलते हो। फर्स्ट इज दैट इज वॉज वेरी कोल्ड, दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, दैट इट वॉज लेट इवनिंग एंड दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन। दिस इज सिमिलर है। तो फर्स्ट इज दैट इट वॉज वेरी कोल्ड means rhyme, R-I-M-E, rhyme. Okay, here the rhyme was on the spray. In the first stanza, third line, the rhyme was on the spray. कि चारों तरफ क्या फैला हुआ था? ठंड थी। Okay. Now the second is that it was late evening, कि वो बिल्कुल ही मतलब रात थी, मतलब अंधेरा था। तो ये इस वर्ड को कौन डिस्क्राइब करेगा? Starlight. In the first stanza, fourth line, and starlight. Starlight कब होगी? जब अंधेरा होगा। Okay. Now the third is that the traveler was alone. अब ये कौन एक्सप्रेस कर रहा है? ये कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है कि जो जा रहा था, जो ट्रेवलर था, जो जर्नी कर रहा था, वो अकेला था। Lonesomeness. In the first stanza, fourth line, lonesomeness, अकेलापन। अकेलापन क्यों था? क्योंकि वो अकेला था, इससे पता चल रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, समथिंग हैपेंड एट लियोनेस। कुछ हुआ था लियोनेस के अंदर, कुछ हैपन हुआ था पोएट के साथ में, एंड इट वाज, वो क्या था? फर्स्ट इज इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल एंड अनफोर्सिएबल। अकॉर्डिंग टू द पोएम आपको बताना है कि वो क्या हुआ था। अनफोर्सिएबल क्या हुआ था? अनफोर्सिएबल हैपन, कुछ चीज हुई थी उसके साथ में जिसके बारे में उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, और वो चीज अचानक से बाय चांस उसके साथ हो गई थी। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा सेकंड टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये जो अभी अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने जो आंसर दिया अनफोर्सिएबल, उसी को डिस्क्राइब करना है। आपको स्टैंजा सेकंड से आपको कुछ पॉइंट्स उठाने हैं जो आपके इस आंसर को प्रूव कर सके। सो द लाइन्स दैट शो दैट what happened at Leonace was unforeseeable are: no prophet does declare, nor did the wisest wizard guess। कि कुछ समथिंग अलग हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे फिर क्या कहा कि किसी भी
दस ने डिक्लेयर नहीं, प्रॉफेट ने 10 डिक्लेयर नहीं किया कि मैं वहाँ पर आने वाला हूँ, ना ही किसी विजार्ड ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था। मतलब जादुई चीज़ों की बात की उन्होंने, चुड़ैल भूत वगैरह की और इन सब की। तो ये सब क्या था कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल ही अनफोर्सिएबल था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द लाइन स्टैंडर्ड थर्ड दैट implies the following: everyone noticed something and they made guesses but didn't speak a word। मतलब यहाँ थर्ड के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो पोइट था उसने जब नोटिस किया कि एवरीवन नोटिस, सब उसको नोटिस कर रहे थे, समथिंग, कुछ चेंजेस थे उसके अंदर, एंड दे मेड गैसेस, और वो अपने अपने अनुमान लगा रहे थे, अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे कि क्या हुआ, बट डिडंट स्पीक अ वर्ड। अब सबने सोचा, सबको फील भी हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंजेस हैं, बट कोई कुछ बोला नहीं। तो इन सबको डिस्क्राइब करने वाली आपको एक लाइन बतानी है, वो है ऑल मार्क्ड विद म्यूट समराइज। All marked with mute sunrise, stanza third line. In stanza third line is your answer. All marked with mute surmise. Okay, ये सब बिल्कुल म्यूट मतलब क्या होता है, चुप खड़े होना बिल्कुल, ये जब सब जो थे बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। Now the second part of the third question. Now read the line that refers to what they noticed. Now read the line now read the line that refers to what they noticed। अब आप इसमें आपको उस लाइन को रीड आउट करना है कि उन्होंने क्या नोटिस किया था, क्या उनको पता चला था उसके बारे में। सो नाउ द आंसर इज माई रेडियंस, जो रेयर एंड फैथोमलेस, कि जो रेडियंस जो था, जो चमक, जो ग्लो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों पर थी, वो रेयर थी, मतलब नॉर्मली नहीं देखी जाती इस तरीके की ग्लो थी, एंड फैथोमलेस थी। फैथोमलेस मतलब जिसको कि आप जिसकी गहराई को आप मेजर ना कर सको, अनमेजरेबल डेप्थ, जिसकी गहराई को नापा ना जा सके, वो होता है फैथोमलेस। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो लाइन आपको नोटिस वो करनी है, बतानी है, कि जिससे कि ये डिस्क्राइब हो रहा है कि जो लोगों ने जो उनको नोटिस किया था, तो कुछ चेंजेस उसके अंदर थे, कि वो आपको लाइन डिस्क्राइब करनी है, वो लाइन आपको बतानी है कि जिससे ये प्रूफ हो जाए कि लोग उनको देखकर म्यूट हो गए थे। तो वो क्या थी कि वो लोग उसको माई रेडियंट रेयर एंड फैथोमलेस, कि उनको वो क्या नोटिस कर रहे थे कि मेरे चेहरे पर जो रेडियंस था, और जो रेडियंस था कैसा था, फैथोमलेस, जिसको कि मेजर नहीं किया जा सकता, अनमेजरेबल जो था, मेजरमेंट नहीं हो सकता, मतलब उसको नापा नहीं जा सकता। ओके, सो दिस इज द पोएम along with the discussion of question answer and the explanation of the poem line to line. So in the next video we will read our next chapter number 8. The name of the chapter is A Short Monsoon Diary. So now I am going to write the answers on the board, and you copy the answers from the board in your fair notebook in neat and clean handwriting. Okay, here I will write only answers, not the question. Take the look on the question from your book, reader book. Okay. So question number first. In the first stanza find words of first part answer is. मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, मैं अभी सिर्फ आपको आंसर लिख के दिखा रही हूँ। ओके, फर्स्ट आंसर इज राइम। नाउ द सेकंड, दैट इट वाज लेट इवनिंग स्टारलाइट। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट द ट्रेवलर वाज अलोन, lonesomeness, lonesomeness. Okay, this is the answer of your question number first, part 1, part 2 and part 3. Now the question number second, it is a multiple choice question. So first is something happened at Leonis. It was, क्या था जो Leonis के अंदर happen हुआ था, वो था, आपका आंसर आएगा C, unforeseeable. Unforeseeable is your
correct answer. It is the answer of question number second, first part. Now the answer of question number second part. Pick out the two lines from stanza second to justify your answer. आपके आंसर को जो जस्टिफाई कर सके कि वहाँ पे लर्नेस में जो था वो अनफोर्सेबल हुआ, जो भी कुछ हुआ उसको जस्टिफाई कर सके, आपको वो लाइन फाइंड आउट करनी है. So here are the two lines. First one is, no prophet, no prophet does declare, and the second line is, nor did the wisest wizard guess. Okay, this is the answer of question number second part. No prophet does declare, nor did the wisest wizard guess. Okay, now the question number third. Question number third, first part. Read the lines, stanza third, that implies the following. Everyone noticed something and they made guesses but didn't speak a word. आपको बताना है कि जो इसको एक्सप्लेन कर सके. So the answer is, all marks with mute surmise. This is the answer of question number third, first part. Now I am going to tell you answer second part of the third question. Now read the line that refers to what they noticed. अब आपको बताना है कि लोगों ने क्या नोटिस किया, आपको वो बताना है. So क्या नोटिस किया था उन्होंने? My radiance में poet's radiance rare and fathomless. पोइट की जो रेडियंस थी वो रेयर थी और फैथोमलेस थी. रेयर मतलब जो आसानी से नहीं मिलती, फैथोमलेस जिसको कि आप मेजर नहीं कर सकते जिसकी डेप्थ को. सो दिस इज द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन along with the poem. Now I am going to tell you some word meanings also. First of all, rhyme means frost formed or cold objects. rhyme का मतलब होता है कि जो फ्रोस्टेड फॉर्म होती है, जमे हुए जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं. स्प्रे स्टीम और ब्रांच ऑफ ए ट्री विद लीव्स. यहाँ पे स्प्रे का मतलब हुआ इस वाले पोएम के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो है कि स्टेम और ब्रांच ऑफ ए ट्री विद लीव्स, कि पेड़ और मतलब स्टीम तना और ब्रांचेस पत्तियों के साथ में. ओके, नाउ द बीचांस, अभी मैंने आपको बता दिया था, हैपन बाय चांस, जो अचानक से हो जाए, बाय चांस को यहाँ पे बीचांस बोला गया है. सोजर्न मतलब स्टे, सोजर्न मतलब SOJOURN, सोजर्न मतलब स्टे मतलब रुकना, रहना वहीं पर ही. सो डस्ट आर्किस्ट्रम ऑफ डेयर्ड, ये एक डेयर्ड की फॉर्म है. ओके, नाउ द सरमाइज हियर एक्सपेक्टेशन. सरमाइज का मतलब होता है यहाँ इस अकॉर्डिंग टू द पोएम है एक्सपेक्टेशन, कि आपने क्या उम्मीद लगाई थी. यहाँ पे था ना ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, कि सब चुप थे लेकिन सब कुछ सोच रहे थे, सबकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, सबके मन में कुछ चल रहा था कि उसको देख कर पोएट को कि हाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं इसके बिहेवियर के अंदर. रेडियंस एज यू नो दैट ग्लो, अभी मैंने बताया था. फैथोमलेस ऑफ अनमेजरेबल डेप्थ, फैथोमलेस जिस ऐसी डेप्थ, ऐसी गहराई जिसको कि नापा ना जा सके. ओके, so this is the poem along with the question answers, word meanings, explanation, all. Okay, so do your work in your fair notebook in neat and clean handwriting.
Copy the answer from the board and listen the video attentively बेटा। अगर आप एक्सप्लेन चैप्टर आप फिर भी रीड आउट कर सकते हो बाद में, आपको वो समझ में आ जाएंगे, बट अगर आपने पोएम के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से नहीं समझा तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। सो प्लीज I request you to listen the video very attentively, then do your work in your fair notebook in neat and clean handwriting. So in the next video we will read chapter 8. So till then, stay home, stay safe, goodbye.